अग्रीमेंट का मतलब है दोनों पार्टीज ने ऑफर और एक्सेप्टेंस दी है और म्यूचुअली चीजों पे अग्री किया है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली अग्रीमेंट कहते हैं। अगर आज मैं आपको ऑफर देती हूँ कि आप इस अमाउंट में क्या मुझसे मेरा घर परचेज करने के लिए रेडी हैं, और अगर आप इस अमाउंट पे अग्री नहीं होते तो आप एक काउंटर ऑफर मारोगे। जेड ने कोटेशन भेज दिया कि यार मैं आपसे 1000 रुपीज पर यूनिट चार्ज करूंगा, ये बात जेड ने दे दी, लेकिन एक्स ने कोई रिप्लाई नहीं किया। हर चीज को अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके, क्वेश्चंस पे अप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग चैनल ऑफ PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। लीगल रीजनिंग की आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत स्वागत है और हम लोग आज करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कशन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सो वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लैट नेक्सस 2.0 बैच। तो यहाँ पर आज हम लोग बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस होंगे ये भी समझना जरूरी है। तो हम लोग आप लोग ये जानते होंगे कि ऑलरेडी हमारे नेक्सस फाउंडेशन में और नेक्सस 2.0 के स्टार्टिंग में हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने सारे कवर करे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं, इस साल क्लैट में भी पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने प्रॉपर तरह से कवर करे हैं। लेकिन एक्चुअली कोई टॉपिक पढ़ना एक बात होती है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना एक बात होती है। तो एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कितना सही हुई है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। द क्वेश्चंस दैट विल बी प्रैक्टिसिंग विल बी कवरिंग द फ्यू डोमेन्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार, दैट इज वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। लेकिन आज का जो हम लोग के टॉपिक्स होने वाले हैं दैट विल बी अराउंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमने पढ़ा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल्स, वॉइड अग्रीमेंट्स भी हम लोगों ने किया था। Then we have done voidable contracts as well. इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं that we have covered in our previous classes। तो किसी वजह से अगर किसी बच्चे के वो टॉपिक्स मिस हो गए हैं, so it's a request आप लोग वो लेक्चर्स को जरूर विजिट करिए। स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कवर किया। एंड स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी क्या होते हैं, मॉर्टगेज, प्लेज या पॉन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, हाइपोथिकेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं। वो सारे हम लोगों ने ये दोनों लेक्चर्स में कवर करे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। Then we have covered remoteness of damages. And we have also covered remedies in case of breach of contract. कि victim party के पास कौन कौन से remedies available होते हैं जब डिफेंडेंट पार्टी, रॉन्गडूअर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है। सो ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस हम यहां प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको भी प्रैक्टिस करने हैं एट योर होम बेसिकली। फर्स्ट लाइन, द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कैसे डिसाइड होगी? एसेंशियल्स होने चाहिए सारे जो हमने पढ़ा था, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, तो वो सब डिटेल्स होती हैं। The first requirement of a valid contract is agreement. Obviously, जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट ही नहीं होगा। अग्रीमेंट का मतलब है दोनों पार्टीज ने ऑफर और एक्सेप्टेंस दी है और म्यूचुअली चीजों पे अग्री किया है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली अग्रीमेंट कहते हैं, जब दो पार्टीज दो चीजों पर सेम तरह से अग्री करती हैं। Every promise and set of promise forming the consideration for each other is an agreement. तो जब भी ऐसे promises ये लोग निभाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा, बदले में आप मुझे सर्विसेज दो, गुड्स दो, तो ये आपका कंसिडरेशन का पार्ट बनाते हैं, as we have already studied. When a person to whom a proposal is made और उसका असेंट लिया जाता है, तो प्रपोजल वो पर्सन एक्सेप्ट करता है। और हमने यहां पढ़ा था कि जो इंसान प्रपोजल देता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रपोजर या ऑफरर, और जो पर्सन एक्सेप्ट करता है, अपनी एक्सेप्टेंस देता है, उसको हम बोलते हैं प्रपोजी या फिर ऑफरी। तो
प्रपोजल होता है जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब अल्टीमेटली वो एक प्रॉमिस बन जाता है, तो पार्टीज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती हैं। अग्रीमेंट वैलिड तब माना जाता है जब एक पार्टी ने प्रपोजल या ऑफर दिया दूसरी पार्टी को, अपना असेंट दिया, और उस केस में फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो एक वैलिड अग्रीमेंट बनाती हैं। नंबर 1, ये अग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन द टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में ये अग्रीमेंट होना चाहिए। इसमें एक ऑफरर होता है और दूसरा ऑफरी होता है, ऑफरी जिसने एक्सेप्टेंस दी, ऑफरर जिसने प्रपोजल दिया। बोथ दीज पार्टीज शुड बी डिफरेंट, दोनों एक ही पार्टी नहीं हो सकती, ऑब्वियसली दोनों अलग अलग पार्टी होनी चाहिए, एज वन कैन नॉट अग्री विद हिमसेल्फ, अपने आप से तो हर कोई अग्री करता है, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होनी चाहिए जो अग्री करे सेम चीजों पर। Both the offerers and the offeree should understand the agreement in the same sense at the same time. तो दोनों में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए, जिसके ऊपर हमने मैक्सिम भी करी थी, कंसेंसस एड इदम। तो ये कहता है कंसेंसस एड इदम कि दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली सेम चीज पे अग्री किया था। अब हमने क्लास में पढ़ा था काउंटर ऑफर, कि सपोज अगर आज मैं आपको ऑफर देती हूं कि आप इस अमाउंट में क्या मुझसे मेरा घर परचेज करने के लिए रेडी हैं, और अगर आप इस अमाउंट पे अग्री नहीं होते तो आप एक काउंटर ऑफर मारोगे, आप बोलोगे नहीं मैम 1 करोड़ नहीं 80 लाख में डील कर लेते हैं, तो इस केस में ये अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने दोबारा से मुझे काउंटर ऑफर दे दिया, अब मुझे अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। तो वो जो लास्ट पॉइंट होता है आफ्टर ऑल द नेगोशिएशंस, उस पार्ट पे, वो लास्ट क्लॉज पे दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री करना जरूरी होंगी। समटाइम्स देयर मे बी द इन्विटेशन टू ऑफर, हमने ये भी पढ़ा था, इन्विटेशन टू ऑफर के एग्जाम्पल्स भी किए थे इन द केसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। अग्रीमेंट टू मैच्योर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो क्लॉजेस होते हैं वो आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो आपको फुलफिल करनी होती है। दीज आर द ड्यूटीज विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। किसी भी अग्रीमेंट में does not create any enforceability where the parties do not have a right to approach to the court to avail legal remedy for the breach of contract will not be a contract। हमने पढ़ा था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा कि आप लीगल प्रोसीडिंग्स को फाइल नहीं कर सकते, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आपका वॉइड अग्रीमेंट में जाता है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में ये रेमेडी होती है कि अगर पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया तो जो विक्टिम पार्टी है, जिसको हम प्लेंटिफ कहते हैं, वो कोर्ट में केस फाइल कर सकती हैं। This is displayed through the intention to enter into a legally binding contract, जो एक्चुअली डिफरेंट होता है सिर्फ मेयर प्रॉमिस से। तो मेयर प्रॉमिस आपके सोशल अग्रीमेंट्स में भी होते हैं, लेकिन एक अग्रीमेंट, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तब बन जाता है जब उसमें सारे एसेंशियल्स फिट हो जाएंगे। पार्टीज मस्ट नो कि अगर एनी ऑफ देम विल फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, मतलब पार्टीज को पता होना चाहिए कि हम दोनों में से अगर किसी ने अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करे तो दूसरी वाली पार्टी हमें कोर्ट में घसीट सकती है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए। दैट पार्टी विल बी लायबल फॉर द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन हमने पढ़ा था, क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग। सो कंसिडरेशन इज डिस्क्राइब्ड लाइक समथिंग इन रिटर्न। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ गुड्स एक्सचेंज कर रही हो, ऐसा हो सकता है एक पार्टी गुड्स दे रही है, एक पैसे दे रही है, ऐसा भी हो सकता है एक पार्टी अपनी सर्विसेज दे रही है, दूसरी पार्टी बदले में पैसे दे रही है। ये सारी आपकी लॉफुल और वैलिड कंसिडरेशन में जाएंगे। अ प्रॉमिस टू डू समथिंग, कि आप प्रॉमिस कर रहे हो या आप बोल रहे हो कि मैं आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें सप्लाई करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न विल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब जिसने, जहां पर जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होगी ही नहीं, जहां पर ये एक्सचेंज नहीं हो रहा, वो आपका इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने पढ़ी थी, नहीं पढ़ा है तो जाके वो लेक्चर देखो जहां पर लॉफुल कंसिडरेशन की क्या क्या एक्सेप्शंस होती हैं, वो हमने डिटेल में किया है। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी इन काइंड और कैश। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन मान लिया जाता है एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट या बेटिंग कॉन्ट्रैक्ट। बिसाइड्स दिस कंसिडरेशन लॉफुल होनी भी जरूरी है, ये जो चीजें आप आदान प्रदान कर रहे हो ये लॉफुल होनी भी जरूरी है। There is no requirement for these principles to only apply to natural persons. They are equally applicable to the corporations that qualify as the legal persons. तो इसका कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वो नहीं होता जो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। जब ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनती है तो उनको भी हम कॉर्पोरेट एंटिटीज मानते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकती हैं। नाउ फॉलोज द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कंपनी एक्स ने विश किया to order 500 units of product Y from manufacturer Z। तो X ने क्या किया, X ने Z कंपनी से डीलिंग करी और उन्होंने बोला कि Y प्रोडक्ट आप हमको सप्लाई कर देना। They send an email to Z stating their intention।
जेड रिप्लाईज, अब यहां पर जेड कंपनी को उन्होंने अपना ऑफर दिया कि यार हम आपसे 500 यूनिट खरीदना चाहते हैं वाई प्रोडक्ट की, बताने लगे वो उनको। जेड ने रिप्लाई किया, जेड एक्सेप्टर था, ऑफरी था। जेड ने रिप्लाई किया विद अ कोटेशन फॉर द प्राइस पर यूनिट। उन्होंने बोला हम खरीदने के लिए रेडी हैं, कितने में बेचोगे? तो जेड ने अभी ये नहीं कहा मैं तुम्हें बेचूंगा, जेड ने सिर्फ इतना बोला है, प्राइस पर यूनिट बता दिया है, सिर्फ उसने यहां पर कोटेशन दी है कि कितने में वो बेचने के लिए रेडी होगा। कंपनी एक्स ने अग्री करा टू द प्राइस कोटेड, उन्होंने कहा ठीक है हम इस प्राइस में खरीदने के लिए रेडी हैं। इन दिस सिचुएशन कंपनी एक्स ऑफरर है, कंपनी जेड ऑफरी है, यहां तक ठीक है। जेड का जो कोटेशन है वो अग्रीमेंट मान लिया जाएगा? नहीं, अभी जेड ने सिर्फ रिप्लाई किया कि जी इतनी प्राइस है। अभी जेड ने ये नहीं बोला कि मुझे भी तुम्हारी शक्ल पसंद आ रही है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूं, सिर्फ उसने प्राइस बताया। सिंपल टर्म में आप मार्केट में दुकानदार के पास जाके बोल रहे हो कि भैया ये चीज कितने की है, उसने सिर्फ प्राइस बताया, इसका यह मतलब नहीं है कि अग्रीमेंट शुरू हो गया है आप दोनों के बीच में। बी ने कहा मैन्युफैक्चरर जेड जो है वो ऑफरर माना जाएगा और कंपनी एक्स यहां पे ऑफरी मानी जाएगी। कंपनी एक्स का अग्रीमेंट जब उन्होंने प्राइस पे हां करा तब अग्रीमेंट स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब। तो आप सोचोगे नहीं मैम ऑफर तो एक्स ने दिया था। एक्स ने ऑफर क्या दिया? हम आपसे 500 यूनिट खरीदने के लिए रेडी हैं, क्या आप बेचने के लिए रेडी हो? अगर वो सिर्फ यस बोलता जेड, तब होता कि एक्सेप्टेंस हो गई। जेड ने यस नहीं बोला, यस अभी जेड ने प्राइस बताया कि यार मैं आपसे 1 यूनिट के 1000 रुपए लूंगा, बस इतना बताया उसने। तो जब उसने अपना सॉर्ट ऑफ काउंटर ऑफर या क्रॉस ऑफर यहां दिया, उसके बाद इट्स नॉट क्रॉस ऑफर इट्स काउंटर ऑफर, जब उसने अपना काउंटर ऑफर दिया और बताया कि जी मैं इतने प्राइस में आपको पर यूनिट बेचूंगा, अब अग्री किसको करना है दोबारा से? एक्स को, कि अच्छा इस प्राइस में हम लेने रेडी हैं। फाइनल एक्सेप्टेंस जेड ने दी है तो एक्स ने दी है, तो एक्स बन गया आपका ऑफरी। और जैसे ही एक्स ओके करेगा तब ये अग्रीमेंट बाइंडिंग अग्रीमेंट बनेगा, मेकिंग बी द करेक्ट चॉइस। सी कहता है कंपनी एक्स ऑफरर है, नहीं, कंपनी एक्स एक्चुअली ऑफरी है, तो पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इसने कहा कि एक्स जेड ऑफरर है, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। कंपनी एक्स ऑफरी है, ठीक है। एज द एक्सेप्टेंस वॉज नॉट कन्वेड इनिशियली नो अग्रीमेंट कैन बी देयर। इसने कहा कि शुरू में हाँ नहीं बोला जेड ने, सिर्फ प्राइस बताया, तो अग्रीमेंट कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे तो मार्केट में कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी नहीं होंगे कि पहली बार में हाँ क्यों नहीं बोला, इसलिए अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। अनरिलेटेड आंसर है, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सिचुएशन में मान के चलते हैं टू द वन मेंशन्ड अबव, आफ्टर मैन्युफैक्चरर जेड सेंड द कोटेशन कंपनी एक्स डिड नॉट रिस्पॉन्ड। मान के चलते हैं जेड ने कोटेशन भेज दिया कि यार मैं आपसे 1000 रुपीज पर यूनिट चार्ज करूंगा, ये बात जेड ने दे दी, लेकिन एक्स ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब एक्स ने रिप्लाई नहीं करा, जेड स्टिल शिप्ड द 500 यूनिट्स एंड नाउ डिमांड्स पेमेंट। जेड ने, एक्स ने कोई जवाब नहीं दिया कि हम खरीदने रेडी हैं। क्या पता महंगा लग रहा हो उसे, क्या पता बहुत सस्ता लग रहा हो उसको, लग रहा हो लो क्वालिटी का इतना सस्ता दे रहा है, मैं तो 50,000 पर यूनिट मान के चल रहा था। किसी भी रीजन से एक्स ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जेड को मन में सोते सोते रात को सपने आ गए और उसने सोच लिया कि हाँ यार एक्स ने हाँ बोल दिया होगा। उसने लेके कंसाइनमेंट शिप कर दिया और अब मांग रहा है पैसे। जबरदस्ती है ना, ये बिल्कुल जबरदस्ती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कंपनी एक्स का इनिशियल इंटेंट सिग्निफाई करता है कि उनका इंटरेस्ट था, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया था ना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ तो नहीं किया था। इसने कहा मैन्युफैक्चरर जेड का कोटेशन एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एक्सेप्टेंस तो एक्स को देनी थी ना, जेड को तो सिर्फ कोटेशन देना था। सी ने कहा कंपनी एक्स शुड नॉट हैव इनिशियली रिक्वेस्टेड सच लार्ज क्वांटिटी। ये लीगल पॉइंट पे बात नहीं कर रहा कि यार एक्स को ना इतनी लार्ज क्वांटिटी के बारे में बातचीत ही नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर आगे डेली लाइफ में बिजनेस ट्रांजैक्शंस और डीलिंग्स कैसे होंगे अगर हम बड़ी बड़ी चीजों को लेके कोटेशंस या क्वांटिटीज नहीं बताएंगे। डी ने कहा कंपनी एक्स को डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू मैन्युफैक्चरर जेड। हाँ जी, उन्होंने रिप्लाई नहीं करा उनके कोटेशन का और उनका ऑफर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। दैट इज वाई डी विल बी द करेक्ट आंसर। कंपनी एक्स ने नोटिस किया एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर जेड स्टेटिंग प्रोडक्ट वाई इज बीइंग सोल्ड एट अ डिस्काउंट। तो इन्होंने क्या किया, जेड ने एक एड निकाला, उस एड में बोला हम वाई प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे बेचने वाले हैं। ये सारा का सारा एड किसने देखा? कंपनी एक्स ने ये एड देखा
उन्होंने ऑर्डर कर दिए 500 यूनिट बट वर टोल्ड द डिस्काउंट वाज नॉट नो लॉन्गर अवेलेबल। अब उन्होंने ये सुन के उन्होंने क्या किया, एक्स कंपनी ने ऑर्डर कर दिए 500 यूनिट और जेड ने बोला कि जी अभी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, अब आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। तो ये जो डिस्काउंट होता है, ये हमने पढ़ा था, ये इनविटेशन टू ऑफर होता है। आप उसके बाद जो इंसान डिस्काउंट या सेल पे प्रोडक्ट्स लगा रहा है वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आओ और मुझे अपना ऑफर दो। तो एक्स ने ऑफर दिया है कि इस डिस्काउंट प्राइस पे मैं तुमसे 500 यूनिट खरीदने के लिए रेडी हूं, क्या तुम मुझे बेचने रेडी हो? तो जेड कंपनी को यह बोलना है कि हाँ हम आपको बेचने के लिए रेडी हैं, लेकिन डिस्काउंट अभी हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो इस केस में ये जो एक्स कंपनी है ये ऑफरर मानी जाएगी। जो भी कंपनी इनविटेशन टू ऑफर देती है वो ऑफरर नहीं होता। तो इस केस में कंपनी एक्स शुड रिसीव द प्रोडक्ट एट अ डिस्काउंटेड रेट। नहीं भाई साहब, इनविटेशन टू ऑफर है, डिस्काउंट वापस ले सकता है इंसान अपना। अगर आज आप सेल पर जा रहे हो गुड्स लेने, आपने बाहर शोरूम पे देखा 50% ऑफ ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, आप अंदर घुसे, आपने बोला यार आपने तो बाहर 50% लिखा है, तो वो कह देगा नहीं जी 50% इस वाले प्रोडक्ट पे तो अवेलेबल नहीं है। तो आप उसको सू नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर दे रहा है आपको। Company X should not receive the product at a discounted price as no contract has been formed। बिल्कुल सही आंसर। कंपनी एक्स को प्रोडक्ट मिलना चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस पे, मिलेगा ही नहीं डिस्काउंटेड प्राइस पे। कंपनी एक्स शुड नॉट रिसीव द प्रोडक्ट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस बिकॉज एडवर्टाइजमेंट वॉज नॉट अ ऑफर बट ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। सो डी इज अ बेटर आंसर दैन बी, having all the legal reasoning from the passages. That is why D should be the correct choice. नेक्स्ट, कंपनी एक्स एक कॉग्लोमरेट है, एक बड़ी कंपनी है जो ओन करती है पेपर कॉर्पोरेशन और पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन। तो उनके दो कॉर्पोरेशन है, दो उनकी एंटिटीज हैं, दो ऑफशूट्स हैं, दो जगह पे वो काम करते हैं कंपनी एक्स, पेपर में एंड पब्लिशिंग में। पेपर कॉर्पोरेशन इज एक्सपीरियंसिंग अ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड रिक्वायर्स द इमीडिएट फंडिंग। तो जो पेपर है उनको अभी इस टाइम पे फाइनेंसेस को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं वो लोग, तो उनको इमीडिएट फंडिंग की जरूरत है। पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो ओन्ड बाय एक्स, ऑफर्स अ लोन। तो इन्होंने क्या किया, ऑफर किया कि चलो तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम हमसे लोन ले लो। तो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज टू लीगल एंटिटीज आर इन्वॉल्व्ड। टू लीगल एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि दोनों ही एक्स ओन कर रहा है, और हमने अभी पैसेज में पढ़ा कि इंसान अपने ही साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मेकिंग इनकरेक्ट आंसर। बी ने कहा सेम एंटिटी कंट्रोल्स, जो एक्स पार्टी है वो दोनों कॉर्पोरेशन का बॉस है, तो यहां से लोन देगा मतलब अपने इस अलमारी से पैसे निकाल के अपनी दूसरी अलमारी में रख रहा है, क्योंकि एक्स ही तो दोनों को ओन कर रहा है। देयर आर नो टू पार्टीज इन्वॉल्व, सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड। बी विल बी द करेक्ट चॉइस। सी ने कहा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वैलिड ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये होती है आपकी टाइम सेविंग टेक्निक्स, जहां पर आप श्योर होते हो कि ये पार्टली आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता जब आप ये श्योर होते हो कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है ये इनकरेक्ट पार्ट में जा रहा है। सिमिलरली नन ऑफ द अबव इज ऑल्सो इनकरेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीटिंग के दौरान सीईओ थे जो कंपनी एक्स के, वो बताते हैं वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज को, क्या बताते हैं कि इफ यू मैनेज टू क्लोज द जॉनसन्स डील आई विल गिव यू अ प्रमोशन। तो सीईओ ने क्या बोला अपने एक एम्प्लॉय को कि अगर तुमने ये जॉनसन की डील क्रैक कर ली, पर्टिकुलर डील या कुछ भी है, अगर तुमने उसको क्रैक किया तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। द एम्प्लॉय सक्सेसफुली क्लोज द डील बट लेटर ऑन सीईओ ने रिफ्यूज कर दिया कि जाओ मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं देता। तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? ये सिर्फ एक मेयर प्रॉमिस है, क्योंकि अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि जब कभी भी पार्टीज मेयर प्रॉमिसेस करती हैं तो आप सामने वाले को इन्फोर्स नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उसने जब ये प्रॉमिस किया वो लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए, वो सिर्फ एक मेयर प्रॉमिस था कि तूने अगर ये काम कर दिया तो मैं तुझे प्रमोशन दे दूंगा। तो क्योंकि ये सिर्फ मेयर प्रॉमिस था, ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं कभी भी, तो जो आंसर कह रहे हैं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों गलत आंसर में जाएंगे। अब बचता है बी या डी। बी ने कहा
this is an invalid contract as there was no intention to enter into a legally binding contract. बिल्कुल, हमने ये भी पढ़ा था एसेंशियल्स में कि पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की. सीईओ की कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं इस प्रॉमिस के चक्कर में अपने एम्प्लॉय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लूं. तो कंसिडरेबल ऑप्शन डी कहता है ये अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है एज देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. अब आप सोचेंगे मैम अनएनफोर्सिएबल और सिर्फ इनवैलिड में फर्क है. तो क्योंकि ये वैलिड एसेंशियल्स का कॉन्सेप्ट है और कोई भी वैलिड एसेंशियल अगर माइनस होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को हम इनवैलिड सबसे पहले बोलते हैं. अनएनफोर्सिएबल बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन इनवैलिड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग तब यूज करते हैं जब एसेंशियल्स फिट नहीं हो रहे होते. तो इनवैलिड और अनएनफोर्सिएबल के केस में बी वुड बी अ बेटर आंसर चॉइस, मेकिंग डी द इनकरेक्ट आंसर चॉइस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पैसेज. Now let's understand another passage. Contracts are legally binding agreements. बिल्कुल वो legally binding agreements होते हैं जब सारे essential fit होते हैं, जो एक crucial role play करते हैं in the relationship and the transaction. वो प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क फॉर द पार्टीज जो उनके राइट्स को डिफाइन करते हैं, ड्यूटीज को, उनके ऑब्लिगेशन को, कि पार्टीज को अल्टीमेटली करना क्या है. रेलेवेंट सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो गवर्न करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगा, वैलिडिटी क्या होती है, एनफोर्सिएबिलिटी कैसे होती है. सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 2H की, जो ये बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर्स में. ये हाईलाइट करता है ऐसे एसेंशियल क्राइटेरिया जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बनाते हैं, जहां पे उनके पास सारे सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो उसको एक वैलिड अग्रीमेंट बना देते हैं. सेक्शन 10 सबसे पहले इसमें आता है, वो आउटलाइन करता है ऐसी कंडीशंस जो बताते हैं ऐसी कौन कौन से एसेंशियल कंडीशंस हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. तो इस केस में अग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट जब वो एक फ्री कंसेंट के साथ हो, मतलब वो जबरदस्ती आपका कंसेंट ना लिया गया हो. पार्टीज कंपीटेंट होनी जरूरी है, 18 एंड अबव, साउंड माइंड एंड नॉट बार्ड बाय लॉ. लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ये सारी कंडीशंस इंश्योर करती हैं कि यहां पर कभी भी पार्टी से आप जबरदस्ती अगर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराओगे तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने ये डिटेल पढ़ा है कि वो कोर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या एनी अदर लीगल इम्पेडिमेंट्स में जा सकता है. सेक्शन 13 ये बात बोलता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड ऑफर. एक ऑफर को हम वैलिड ऑफर कब मान लेते हैं? एक ऑफर को वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस हम तब मानते हैं जब प्रपोजल इसको ऑफर को देता है, वो अपनी विलिंगनेस बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है. अगर एक्सेप्टर पार्टी जो ऑफरी या प्रपोजी कहलाता है, जब वो सेम बात को सेम तरह से मान लेता है, अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देता है, तो उस केस में ये एक बाइंडिंग अग्रीमेंट बन जाएगा विद अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सेक्शन 14 ये बताता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्री कंसेंट, कि आपका कंसेंट हमेशा फ्री होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी मर्जी से एंटर हुए होने चाहिए. यहां पर आप पे किसी टाइप का कोअर्जन, जोर जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जिसको हम लोग डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर. सेक्शन 23 ये बात बताता है कि अग्रीमेंट्स जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं वो वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं. वॉइड अग्रीमेंट्स हमने डिटेल में पढ़ा था, 8 to 10 कैटेगरीज यहां फॉल करती हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट जो इलीगल एक्टिविटीज पे होते हैं, जो रिस्ट्रेंट आपको रोकते हैं ट्रेड करने के लिए, शादी करने के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स करने के लिए, जो इमोरालिटी को प्रमोट करते हैं, इन सभी को हम लोग वॉइड अग्रीमेंट्स में डालते हैं और ये एनफोर्स नहीं करे जा सकते कोर्ट में. सेक्शन 56 ने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ये कहता है कि जब ऐसे कोई XYZ सिचुएशन होने की वजह से, चाहे कि वो इनएविटेबल कोई सिचुएशन हो, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड हो, जिस वजह से पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर ही नहीं सकती, वो बन जाता है आपका फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रीन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम इंडिया में हैं और मैंने किसी लंदन के बिजनेसमैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं उसको गुड्स सप्लाई करूंगी, वो मुझे पैसे देगा. अब बीच में आ गया कोविड में आ गया लॉकडाउन, यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स और सब चीजें बैन हो गई, बंद हो गई. तो यहां पर ये हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन एप्लीकेबल, क्योंकि इस केस में हम लोग अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में ये अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांस आ गया जो पार्टीज के हाथ में नहीं होता. इस केस में कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है फुलफिल करना, परफॉर्म करना, बिकॉज ऑफ द अनफोर्सिएबल सिचुएशंस. फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलीव करता है पार्टीज को फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इन सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कि यार चलो तुम्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत नहीं है.
73 और सेक्शन 74 गवर्न करते हैं रेमेडीज। जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो आपके पास यहां पर रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, जो हमने अपने प्रीवियस सेशन में किया था। 73 प्रोवाइड करता है कि आपको डैमेजेस मिल जाएंगे, जो विक्टिम पार्टी है उनको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा रॉन्ग डूअर पार्टी से। सेक्शन 74 बोलता है कि आपको जो डैमेजेस हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे, पेनल्टी डैमेजेस मिलेंगे, जिससे पार्टीज अग्री कर रही थी अपॉन द प्री डिटर्मिन्ड सम ऑफ द कॉम्पेंसेशन, जो पहले से ही डिसाइडेड था लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में। लिक्विडेटेड का मतलब है जो पहले से ही कैलकुलेटेड थे डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम, वो प्री कैलकुलेटेड डैमेजेस आपके पेबल होंगे इस केस में। इन कंक्लूजन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करती है लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। ये रिक्वायरमेंट सेट करती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स बताती है ऑफर एक्सेप्टेंस के, ये प्रोटेक्ट करती है पार्टीज को कोअर्जन और फ्रॉड के अगेंस्ट, ये एड्रेस करती है पब्लिक पॉलिसी एंड फ्रस्ट्रेशन, ये आउटलाइन करती है रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। So understanding these relevant section is highly important if you are talking about the Contract Act. Now moving ahead with the questions. फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टी ए और पार्टी बी ने एंटर किया फॉर द सेल ऑफ कार, तो एक इंसान था जो अपनी गाड़ी बेच रहा था, एक खरीद रहा था। पार्टी ए ने अग्री करा टू सेल द कार, तो पार्टी ए जो थी वो कार की सेलर थी यहां पर फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट सेट कर लिया। पार्टी बी ने पे करा अग्रीड अमाउंट, बट पार्टी ए ने फेल कर दिया डिलीवरिंग द कार इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो पार्टी बी ने पेमेंट कर दिया लेकिन पार्टी ए ने डिलीवरी नहीं दी कार की। तो इस केस में अब पार्टी बी क्या सू कर सकती है? बिल्कुल सू कर सकती है। पार्टी बी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिमांड अ रिफंड, पॉसिबिलिटी है। पार्टी बी मस्ट कंटिन्यू टू वेट फॉर पार्टी ए, इसको वेट ही करते रहना चाहिए, इसे कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहिए, अनरिलेटेड ऑप्शन। पार्टी बी कैन स्यू पार्टी ए फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये भी हो सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंसिडरेबल है। पार्टी बी हैज नो लीगल कोर्स, इसके पास कोई लीगल ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो यहां पर अब आप सोचेंगे कि मैम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, रिफंड भी मांग सकते हैं, स्यू भी कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो क्योंकि पार्टी बी दे चुकी है सारे पैसे और डिलीवरी उसने उस टाइम पे नहीं दी, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहां पे बेटर इंजंक्शन रहेगी। इस केस में सी वुड बी द बेटर आंसर इन कंपैरिजन टू ए, making A the incorrect answer choice. Which of the following elements is essential for the formation of a valid contract? Valid contract होने के लिए कौन सा यहाँ पर element essential बहुत जरूरी है? Written agreement, consideration, verbal promise. Verbal promise जरूरी नहीं है, आपका ये actually promise matter नहीं करता, agreement matter करता है। विटनेस का होना ना होना मैटर नहीं करता। कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, रिटन अग्रीमेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो जेस्चर्स के थ्रू होते हैं। तो कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर चॉइस। A contract is entered between a company A और company B ने एक contract में enter किया for the supply of certain goods. After the contract is signed, company A ने ये discover किया that they cannot fulfill the terms due to unforeseen circumstances. Company A ने सोचा कि हम लोग अपने obligations को fulfill नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ unforeseeable circumstances आ गए, मतलब ये आ गया आपका फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रीन, जिस वजह से पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही। तो यस, इट विल फॉल इन द डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रीन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक विल बी द अनडाउटेडली इनकरेक्ट आंसर्स, मेकिंग ए द करेक्ट आंसर चॉइस। पार्टी ए अग्री टू प्रोवाइड द कंसल्टिंग सर्विसेज टू पार्टी बी फॉर अ फी। तो इन्होंने बोला कि पार्टी ए ने अग्री करा कि वो कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी पार्टी बी को फीस के बदले। ठीक है, तो पार्टी ए ने बोला कि कंसल्टिंग सर्विसेज पार्टी ए देंगी अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज, और बदले में ऑब्वियसली पार्टी बी उनको पे करेंगी फॉर द सर्विसेज। पार्टी ए बिगिंस प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, उन्होंने अपनी सर्विसेज देनी शुरू करी। पार्टी बी ने यूनिलेटरली डिसाइड करा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रही है विदाउट एनी वैलिड रीजन, वैलिड रीजन के बिना वो सर्विसेज भी ले रही हैं और पेमेंट भी नहीं दे रही हैं। व्हाट लीगल रेमेडी डज पार्टी ए हैव? पार्टी ए के पास अब क्या रेमेडी बचती है? पार्टी ए कैन सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हाँ जी कि आप मुझे पेमेंट करो, कंसिडरेबल। पार्टी ए कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पॉसिबल है। पार्टी ए कैन रिवोक देयर ऑफर, वो ऑफर रिवोक नहीं हो सकता क्योंकि सर्विसेज ऑलरेडी जा चुकी हैं, अब तो बस पैसा ही चाहिए। पार्टी ए के पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, ये भी इनकरेक्ट आंसर है।
तो पार्टी ए यहां पर डैमेजेस क्लेम कर सकती हैं क्योंकि पार्टी ने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करा है, ब्रीच किया है विदाउट एनी रीजन। तो क्योंकि यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विदाउट एनी रीजन, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहां ग्रांट करने की जगह यहां पर डैमेजेस क्लेम करना फॉर द इनवैलिड रीजन वुड बी द करेक्ट आंसर चॉइस। डी ने कहा रीजन और एक्सर्शन क्वेश्चन है। रीजन एक्सर्शन क्वेश्चन में आपको मैंने एक हिंट दी थी कि जैसे ही आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से कुछ भी फॉल्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन एक असर्शन को इनकरेक्ट या असर्शन को रीजन को इनकरेक्ट बोल रहा होता है वो एलिमिनेशन में जाते हैं। तो पहले आइए स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। A contract induced by undue influence is voidable, बिल्कुल at the option of the party influence, बिल्कुल सही। जिसके साथ आप undue influence करोगे वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, बिल्कुल सही। इसके पीछे का रीजन वाई क्या आपको यहां से मिल रहा है? In the cases of undue influence, the contract is automatically void and cannot be ratified. ऑटोमेटिकली वॉइड तो होता ही नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल लेक्चर कर चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट तो मेरा फॉल्स है। तो क्योंकि मेरा असर्शन फॉल्स है तो इस केस में असर्शन इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन कंसिडरेबल हो सकता है कि रीजन तो करेक्ट है, रीजन आपका करेक्ट है बट आपका असर्शन इनकरेक्ट है, तो ये सी कंसिडरेबल ऑप्शन है। इसने बोला रीजन इनकरेक्ट है, रीजन तो अपना करेक्ट है ही है, एलिमिनेशन। बोथ रीजन, ये दोनों करेक्ट हैं, इसने भी कहा दोनों करेक्ट हैं। तो जो ऑप्शंस बोल रहे हैं दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो यहां पर एलिमिनेशन में चले जाएंगे, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर कि यार अपना असर्शन गलत है लेकिन रीजन बिल्कुल सही गिवन है। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लेकिन सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनने वाला। यहां पर आपका सिर्फ एक बेस क्रिएट हुआ है, एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ है, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई है कि किस तरह से क्वेश्चंस को टारगेट करना है, किस तरह से पैसेज में हर चीज को अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके क्वेश्चंस पे अप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं। तो इसके साथ ही आपको और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द एक और सीरीज में जहां पर हम लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे लीगल रीजनिंग के टॉपिक्स को और हम लोग शुरू करेंगे क्रिमिनल लॉ के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस इन फ्यूचर। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।